इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 12th लेक्चर होगा। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जितने भी एलिमेंट्स थे हमें किसी का भी आरपी मालूम नहीं था, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड सेलेक्ट किया और उसका पोटेंशियल हमने 0 फिक्स कर दिया। उसका पोटेंशियल 0 फिक्स करके हमने जिंक का, कॉपर का, आयरन का, टिन का, लेड का, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, सोडियम का, पोटेशियम का, बेरियम का, क्रोमियम का, जितनी भी मेटल्स पीरियोडिक टेबल में है, मेटल्स और नॉन मेटल्स, उन सबका पोटेंशियल पता किया। किसको रेफरेंस लेते हुए? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस लेते हुए। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या ऐड किया गया? 0। और इसको रेफरेंस लेते हुए बाकी सबके पोटेंशियल हमने निकाले। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जब आप उनको उनके रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हैं, तो उस सीरीज का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कैसे जमाना है एलिमेंट्स को? रिडक्शन पोटेंशियल को बढ़ते हुए। तो सबसे पहले लिथियम आएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, माइनस में 3 पॉइंट समथिंग वोल्ट, मतलब माइनस में सबसे ज्यादा और रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम। आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं उसमें माइनस के साथ भी ये लोग बोलते हैं और बिना माइनस भी बोलते हैं। तो माइनस के साथ बोलूं तो लिथियम का नेगेटिव आरपी हाईएस्ट है और जनरल बोलूं तो लिथियम का आरपी लोएस्ट है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे पहला एलिमेंट लिथियम, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं, फिर मिडिल में आएगा हाइड्रोजन जिसका है 0 वोल्ट, और फिर नीचे आपके आएंगे जिसमें सबसे नीचे होता है फ्लोरीन जिसका प्लस में 2 पॉइंट समथिंग वोल्ट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऐसे सेट है। अच्छा, लिथियम सबसे टॉप पर है और आप ऐसे याद रखना, जिंक हो गया, आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, पूरे एस ब्लॉक की मेटल्स हो गई, मैग्नीज हो गई, ये सब हाइड्रोजन के ऊपर है। और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मर्क्यूरी, ये सब हाइड्रोजन के नीचे है। अगर तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करना चाहो कर लो, तुम्हारी बुक में दे रखा है, जरूरत नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन जितना मैंने क्वेश्चंस के थ्रू देखा है कि मुझे आना चाहिए वो चीज मैंने आपको बता दी। मिडिल में हाइड्रोजन है जिसका 0 वोल्ट है, ऊपर पूरा एस ब्लॉक होता है और डी ब्लॉक की कुछ मेटल्स हैं और डी ब्लॉक की कुछ मेटल्स नीचे। आप जानते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मर्क्यूरी सब डी ब्लॉक में आते हैं, ये नीचे है और हैलोजन का ऑर्डर ऐसे चलता है और टॉप में जो लिखा हुआ है वो लिथियम लिखा हुआ है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। What is the definition of electrochemical series? Electrochemical series is the series in which different elements are arranged according to increasing reduction potential. उनका आरपी लगातार बढ़ रहा है। अब मैं 4 तरीके से लिख रही हूँ, आप बताना इनमें से कौन सा गलत है। In electrochemical series, elements are arranged according to number 1 increasing RP, number 2 decreasing negative RP, number 3 decreasing OP, number 4 increasing tendency to get oxidized, number 5 increasing oxidizing nature, number 6 decreasing reducing nature, increasing reducing nature। बताओ कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है। तुमने इतने सारे क्वेश्चन करे, उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आया होगा। अभी मैंने तुम्हें इजी वाली शीट दी है, अभी मैं सिर्फ टफ वाली दूंगी आपको। अभी बहुत सिंपल वाली क्वेश्चन है, जैसा मैंने पढ़ाया उसी तरह के आपके क्वेश्चन से, और जो आपको टफ लगे हो वो आप मुझसे अभी पूछ लीजिए, ठीक है। लेकिन अब सेकंड शीट जो मैं भेजूंगी वो टफ भेजूंगी, इसलिए मैं चाह रही हूँ आप इसको फटाफट कंप्लीट करिए।
बताइए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि आरपी को बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाया है, पहला मैंने बताया। अब जो मैंने आरपी ओपी में कनेक्शन बताए थे, आरपी से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के कनेक्शंस बताए थे, उनसे आप इसे सॉर्ट आउट करिए और फिर आप देखिए कि ये सही है गलत है। हर्षिता बोलो। मैम फोर्थ को छोड़ के सारे सही है। एक एक करते हैं। लगातार आपका आरपी बढ़ रहा है, तो आरपी का बढ़ना अपन मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मानेंगे मतलब पॉजिटिव में बढ़ना, तो आरपी लगातार पॉजिटिव में बढ़ रहा है। दूसरा बताइए नेगेटिव आरपी घट रहा है। यस मैम। ये भी सही है क्योंकि लिथियम का माइनस में हाईएस्ट है और फिर माइनस में कम होता जाएगा, जैसे -2 हुआ, -1 हुआ, फिर जैसे जिंक का तुम्हें याद है -0.76 होता है, आयरन का तुमने याद किया था -0.44 होता है, माइनस में घटते घटते 0 आ गया। फिर आपको जैसे कि कॉपर का याद कराया था, प्लस में 0.34 होता है, फिर प्लस बढ़ा बढ़ा फिर 1 पॉइंट हुआ, फिर आखिरी में फ्लोरीन में आके प्लस में हाईएस्ट हो जाता है। तो प्लस को तो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस में दो तरह से बात हो सकती है, या तो माइनस वर्ड के साथ आप घटना बढ़ना बोल दो और बिना माइनस बोले बोल रहे हो तो फिर वो मैथमेटिकली प्लस की तरफ बढ़ना होती है, तो ये भी सही है। तीसरा बताइए सही है क्या, डिक्रीजिंग ओपी। यस मैम। मैम आरपी कम हो रहा है, मतलब आरपी बढ़ रहा है तो मैम ओपी तो कम हो गई। बिल्कुल सही। तो जैसे लिथियम के लिए मैं कह सकती हूँ कि ओपी हाईएस्ट होता है +3 पॉइंट समथिंग, और फ्लोरीन के लिए मैं कह सकती हूँ ओपी लोएस्ट होता है दैट इज -2 पॉइंट समथिंग। चौथा देखिए इंक्रीज टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। नो मैम, मैम ये ओपी कम हो रहा है तो टेंडेंसी तो कम होगी ना, मतलब इसमें तो टेंडेंसी टू increase गेट ऑक्सीडाइज कम हो रही है, तो इसकी जगह आपको लिखना है डिक्रीज टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। पांचवा देखिए ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ रहा है। मैम ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब खुद का रिडक्शन, दूसरों का ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन बढ़ रहा है इसमें तो इंक्रीज तो हो जब हम नीचे जाने तो खुद का आरपी बढ़ रहा है, आरपी बढ़ना मतलब खुद का रिडक्शन बढ़ेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन बढ़ेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगा। अगला देखिए रिड्यूसिंग नेचर भी बढ़ रहा है, इसको डिक्रीज कर दूं। यस मैम, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़। रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो दूसरों को रिड्यूस नहीं, खुद को रिड्यूस करने के लिए वो होगा। तो बच्चों आज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू आप जान चुके हैं कि लिथियम और फ्लोरीन, बताइए कौन कौन है केमिस्ट्री में। बताइए लिथियम कौन है और फ्लोरीन कौन है, इनके लिए आप आज जान चुके हैं कि कौन क्या होता है। बताइए व्हाट इज लिथियम, व्हाट इज फ्लोरीन। बोलो अश्मी, व्हाट इज लिथियम। मैम लिथियम के पास हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ द केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री का बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम। ये बताने के लिए आपको कोई डेटा सामने वाला नहीं देगा, ये मुझे याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के टॉप पर लिथियम होता है और बॉटम में फ्लोरीन। और फ्लोरीन क्या है, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फ्लोरीन नहीं फ्लोराइड होगा, समझ रहे हो। F2 तो OA हो सकता है ना, आगे हो ही नहीं सकता वो। यस मैम। इस पे वर्कआउट कराती हूँ, चलो तुम्हारे बोलने से हम इस चीज पर वर्कआउट करते हैं। एक एलआई है, एलआई को आपने कहा कि वो बेस्ट आरए है, तो क्या आप एलआई को ही बोलोगे कि वो वीकेस्ट ओए है। चेक करिए क्या ये सही है। आपने एलआई के लिए कहा कि ये बेस्ट आरए है, तो क्या एलआई ही वीकेस्ट ओए है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओए, दूसरों का ऑक्सीडेशन खुद का रिडक्शन। ठीक है बताइए आलिया। मैम लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, और वो खुद ऑक्सीडाइज और लिथियम ऑक्सीडाइज होके Li+ बनाएगा। तो क्या लिथियम ओए हो भी सकता है, कि मैं वीकेस्ट और लोएस्ट की बात कर रही हूँ। यस मैम, लिथियम ही वीकेस्ट ओए होगा। नहीं, पहली बात तो वीकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट तो दूर की बात, पहले ये सोचो कि वो ओए भी हो सकता है, पहले ये तो सोचो कि वो ओए भी हो सकता है क्या। नाउ व्हाट इज ओए,
मैम जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करे और खुद का रिडक्शन करे। व्हाट इज रिडक्शन? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या लिथियम। इलेक्ट्रॉन लेके Li माइनस बनाएगा? नो मैम, तो ये नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं? Yes, स्ट्रॉन्ग और वीक सेकंड पॉइंट होता है, पहले ये तो पता करो कि वो क्या है। जैसे सपोज करो कोई बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा, अब आप कह रहे हो कि ये पढ़ने में अच्छा है या बुरा है, भाई वो तो स्कूल ही नहीं जा रहा है, अच्छा और बुरा कहाँ से? अब आप कह रहे हो कि ये बच्चा टेनिस में इसका क्या रहता है, वो खेल ही नहीं रहा है, तो वो बैड प्लेयर और गुड प्लेयर कहाँ से हो गया? तो जब लिथियम वीकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट तो दूर की बात, पहली बात तो लिथियम ओएल नहीं होता है, क्योंकि लिथियम खुद का ऑक्सीडेशन करता है ना कि खुद का रिडक्शन। तो याद रखो कि बहुत अच्छा पॉइंट आ गया है एकदम से। लिथियम अगर बहुत अच्छा आ रहे है तो उसका जो आयोनिक फॉर्म है, अपन ने रेडॉक्स में पहले क्लास से पढ़ा था, एक एलिमेंटल फॉर्म होता है, एक आयनिक फॉर्म, तो उसका जो आयनिक फॉर्म है वो वीकेस्ट में जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट का वीकेस्ट, और आरए का बनेगा ओए। समझ में? दोनों चीजें उल्टी होंगी, वीकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट का, और आरए और ओए का। अब तुम देख लो, ओए का मतलब दूसरों का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, Li प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके Li बना सकता है। तो अब ये सोचो कि Li डिसाइड कर ले भाई मुझे क्या करना है, मुझे Li से Li प्लस बनाना है या Li प्लस से Li बनाना है, दोनों तो नहीं हो सकता। सोच लो, दोनों तो नहीं पॉसिबल है ना भाई। तुम यहाँ हो, अब यहाँ तुम्हारा पार्क है, घर, हर कॉलोनी में आजकल पार्क है, अब तुम यहाँ रहना चाहते हो, यहाँ रहना चाहते हो, तुम्हें घर पर रहकर पढ़ाई करनी है, वहां खेलना है, एक ही काम होता है ना, एक बार में तुम दोनों जगह कैसे हो सकते हो? अब तुम सोचो मुझे पार्क जाना है, गेम खेलना है, तो तुम वहां हो, यहाँ नहीं, और तुम्हें घर रह के पढ़ना है तो तुम यहाँ हो, वहां नहीं। सिमिलरली लिथियम को सोचना पड़ेगा कि मैं वहां जाऊं या वहां से यहाँ हूं, वो दोनों नहीं हो सकता। तो याद रखिए, अगर लिथियम खुद का ऑक्सीडेशन ज्यादा करना चाहता है तो लिथियम फिर लिथियम प्लस में बदल जाएगा। तो फिर लिथियम प्लस लिथियम में कैसे बदलेगा? और अगर लिथियम प्लस को लिथियम में बदलना ही था तो लिथियम लिथियम प्लस में क्यों बदला? बात समझ में आ रही है? एक चीज रहेगी ना, दोनों चीजें कैसे रह सकती है? लिथियम सोचे कि मैं ओए भी अच्छा बन जाऊं और मेरा जो रेस्पेक्टिव आयन है वो आरए भी अच्छा बन जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। एक चीज स्ट्रांग होगी तो एक चीज को वीक होना पड़ेगा, और एक जितनी स्ट्रांग होगी दूसरा उतना ही वीक होगा। तुम्हारी घर में रहकर पढ़ने की जितनी स्ट्रांग विल है, तुम्हारा पार्क में जाकर गेम खेलने के उतने ही कम चांसेस है। एक चीज में आपकी डिटर्मिनेशन ज्यादा है तो पक्का है कि उस समय पर होने वाले दूसरे वर्क के लिए डिटर्मिनेशन उस मोमेंट पर तो उतनी ही घटनी है जितनी वहां डिटर्मिनेशन आपकी बढ़नी है। तो एक चीज होगी, या तो Li बना ले या Li+Li, राइट? तो अगर Li है बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट तो वो खुद को ऑक्सीडेशन करेगा, Li+ बनाएगा, तो फिर Li+ रहेगा ना, Li+ को उसने बनाया तो वो रहेगा। अब Li+ कहते नहीं मुझे तो Li बनाना है, तो फिर Li+Li कैसे बना पाएगा? तो याद करिए, ठीक है? और मुझे कौन बताएगा अगर फ्लोरीन बेस्ड ओए है तो कौन क्या है? अगर फ्लोरीन बेस्ड ओए है तो कौन क्या है, बताइए। मैम फ्लोरीन बेस्ट ओ है तो इसका आयन फ्लोराइड वीकेस्ट आरए होगा। yes. क्यों होगा ऐसा? क्योंकि अगर F2 क्या होना चाहता है, Fi नहीं F- रिड्यूस होकर F- बनाना चाहता है, तो फिर F- से F2 नहीं बनाएगा। हाँ नहीं बनेगा, वो खुद का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, दूसरों का रिडक्शन नहीं करेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं रहेगा, क्योंकि एक तरफ ही गाड़ी चलती है, दोनों तरफ एक साथ गाड़ी नहीं चल सकती है, ठीक है? तो ये आपके इस तरह के क्वेश्चन अगर शीट में थे, आई थिंक एक नए क्वेश्चन का ऐसा जरूर होगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। था क्या शीट में ये क्वेश्चन? जिन लोगों ने सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हो गए हैं, क्या शीट में ये क्वेश्चन था स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग? हाँ होना चाहिए ये, क्योंकि हाँ क्या था मैम ऐसे ही थे मैम थोड़े बहुत मैम। मैम इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, या इनमें से किसकी रिड्यूसिंग पावर अच्छी है, ज्यादा है? देखो वैसे मेरी बात सुनो, अगर उन ऑप्शंस में लिथियम के अलावा कोई और है तब तो सामने वाले को डेटा देना पड़ेगा, और अगर उन चार ऑप्शन में लिथियम है तो हमें याद होना चाहिए, फ्लोरीन है तो हमें याद होना चाहिए, चारों हाइड्रोजन का ऑर्डर भी हमें याद होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको सिखा रही हूँ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे रहता है, जो बेसिक याद होनी चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। इनका ध्यान रखिए, ये H के नीचे है, इनका याद रखिए ऊपर है, और जिनकी ताकत है श्रद्धा है वो कर सकते हो,
तो आप पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर लो, बाकी कोई जरूरत नहीं है, वैल्यूज हमेशा मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, टॉप और बॉटम और चारों हेलोजन का अरेंजमेंट ये आना चाहिए। और एक और याद होना चाहिए, आयरन के ऊपर जिंक होता है, क्योंकि यहाँ से गैल्वेनाइजेशन नाम का एक फिनोमिना बनेगा, आयरन के ऊपर जिंक है। तो बताइए किसका आरपी कम है, किसका ज्यादा है, कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा, बताइए। आयरन के ऊपर जिंक है, नाउ किसका आरपी ज्यादा है, कौन रिड्यूस होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा? मैम Zn का आरपी ज्यादा है। Zn का आरपी ज्यादा है। देखो अपन ने एलिमेंट्स को कैसे जमाया है? सॉरी मैम, Zn का आरपी कम होगा, इसलिए Zn Fe को Fe से रिएक्शन कर लेगा, Fe2+ को रिड्यूस करेगा, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, है ना? नेगेटिव ma'am. में घट रहे हैं और पॉजिटिव में आरपी बढ़ रहे हैं। देखो -3 से +2 पर आए हो, तो जिंक और आयरन में आयरन नीचे है, हर नीचे वाले का आरपी ज्यादा है और हर ऊपर वाले का ओपी ज्यादा है। ठीक है, ऐसे याद कर लो, हर नीचे वाले का आरपी ज्यादा है, क्योंकि आरपी बढ़ते हुए जमाया है ना, हर नीचे वाले का आरपी ज्यादा है और हर ऊपर वाले का ओपी ज्यादा है। हर ऊपर वाला ऑक्सीडाइज होता है और हर नीचे वाला रिड्यूस होता है, हर नीचे वाला रिड्यूस होता है, हर ऊपर वाला ऑक्सीडाइज होता है। तो जैसे 4 एलिमेंट जमा दी, तो 4 एलिमेंट जमा दी तो सबसे टॉप वाला ऑक्सीडाइज होगा और जो बॉटम में है वो रिड्यूस होगा। तो इस तरह से आप इससे फटाफट काम कर सकते हैं। जितना नॉलेज एक स्टूडेंट को होना चाहिए वो इसमें सारा मेंशन्ड है और बाकी चीजों की वैल्यूज गिवन होती है। ठीक है, अच्छा, एनसीईआरटी में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना रखी है वो उल्टी बना रखी है। उल्टी मतलब एनसीईआरटी में बना रखी है फ्लोरीन से लिथियम, फ्लोरीन से लिथियम। तो आप समझ सकते हैं कि अगर फ्लोरीन से लिथियम है तो हर चीज उल्टी कर दो। अगर फ्लोरीन से लिथियम है तो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग आरपी, सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ट्रू जो है, फर्स्ट जो बनी थी वो यही बनी थी। अब वो तो ठीक है, घुमा सकते हो। अच्छा मुझे बताओ, मैं कह रही हूँ आरपी बढ़ते हुए है, मैं ओपी में भी तो बोल सकती हूँ कि ओपी घटते हुए है। तो कितने बच्चे समझ गए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को 4 तरह से डिफाइन किया जा सकता है, कौन बताएगा? और ये नंबर 1 है, ये लिथियम से फ्लोरीन तक होना ही फर्स्ट है, बाकी उसके वेरिएशन है। कितने बच्चे बता सकते हैं 4 तरह से अलग अलग बुक्स इसकी डेफिनेशन बना सकती हैं? बोलिए लीन। नंबर 1 in the order of increasing RP, उस समय उसकी सीरीज कहां से कहां तक चलेगी? lithium से फ्लोरीन। बहुत बढ़िया, इंक्रीजिंग आरपी लिथियम से फ्लोरीन। दूसरा क्या बोल सकता है? in the order of decreasing OP, ये भी कहां से कहां तक होगी? lithium to fluorine। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमेशा ये मेंशन कर देना कि मेरी सीरीज यहाँ से यहाँ तक है। नंबर 3 in the order of increasing decreasing RP, from fluorine to lithium। नंबर 4 order of increasing OP, again fluorine to lithium। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 4 तरह से आप लिख सकते हैं, चारों ही करेक्ट हैं और नो डाउट ये नंबर 1 है। मैं आपको बताऊं ये नंबर 1 क्यों है। देखो 2 स्टेटमेंट है जो हर रिफ्रेशर लिखती है, सुनना फिर आप बताना मुझे कि सही है क्या। 2 स्टेटमेंट हर रिफ्रेशर लिखती है, द मेटल प्रेजेंट अबाउट in electrochemical series displace metal present below, while in non-metal reverse is true। कौन समझाएगा? कौन बताएगा कि मैम अगर ये लाइन लिखी हुई होती है तब तो ये बात सही है कि ये इसी फॉर्म में चलता है। जो मेटल ऊपर होती है वो नीचे वाली को हटाती है और नॉन मेटल में रिवर्स इज ट्रू। अमन भी बताओ। मेटल की इसमें अपन बात करें जिंक और आयरन के बारे में,
तो जिंक जो है वो मेटल्स में अबव है, यानी कि उसका ओपी ज़्यादा है, और अपन ने पढ़ा है कि जिसका ओपी ज़्यादा होता है वो लेस ओपी को डिस्प्लेस करता है। तो पहली लाइन तो इससे सेटिस्फाई होती है। और मैम नॉन मेटल के केस में अगर अपन बात करें डाउन द ग्रुप, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन और आयोडीन में, तो ब्रोमीन का आरपी ज़्यादा है यानी उसका ओपी कम है, यानी कि इसमें जो आई टू होगा जिसका आई टू जिसका ओपी ज़्यादा होगा वो ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा, यानी कि अबाव वाले डाउन को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, और सुनना चाहूंगी मैं, और कौन बताना चाहेगा, बोलो। मैम नॉन मेटल में मैम उल्टा इसलिए क्योंकि मैम उनकी टेंडेंसी रहती है मैम इलेक्ट्रॉन गेन करने की या रिड्यूस होने की, तो इसलिए पूरा उल्टा हो जाता है। जिसका ओपी ज्यादा होता है वो मतलब जो वो छोटे वाले ओपी से डिस्प्लेस हो जाता है, क्योंकि उसका इंटर्न क्या ज्यादा है, आरपी। ये बहुत सही बात आपने बोली कि रिएक्टिविटी की कोई कॉमन डेफिनेशन नहीं होती है बच्चों, ये ध्यान रखिए। रिएक्टिविटी की कभी भी कॉमन डेफिनेशन नहीं होती है। रिएक्टिविटी फील्ड टू फील्ड मैटर करती है। टीचर की रिएक्टिविटी अलग है, स्टूडेंट की रिएक्टिविटी अलग है, प्लेयर की रिएक्टिविटी अलग है, आरएएस आईएएस ऑफिसर की रिएक्टिविटी अलग है। उसी तरह से केमिस्ट्री में मेटल की रिएक्टिविटी अलग है, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी अलग है। आप मेटल और नॉन मेटल को सेम कंसेप्ट से लेकर चल ही नहीं सकते। केमिस्ट्री में मेटल किसे कहा जाता है? मेटल उसे कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो वो खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं और अदर को रिड्यूस करते हैं, तो इनका तो सारा इधर छुपा हुआ है। और नॉन मेटल उन्हें कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रीडी होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब लेते हैं तो खुद का कराते हैं रिडक्शन और दूसरे का कराते हैं ऑक्सीडेशन। पहले तो आप ये बात नोट करें, रिएक्टिविटी का क्राइटेरिया सेम नहीं होता है। कोई ऑक्सीडाइज होकर रिएक्टिविटी दिखाता है, कोई रिड्यूस होकर रिएक्टिविटी दिखाता है, कोई बहुत अच्छा पढ़ाकर, कोई बहुत अच्छा पढ़कर, कोई बहुत अच्छे रन बनाकर, सबका अलग अलग होता है रिएक्टिविटी का पैरामीटर। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बात करूं तो ये सारी मेटल्स हैं और ये आखिरी में नॉन मेटल है, और ये ना मेरा आरपी बढ़ते हुए, अब लगाइए दिमाग, ओपी मेरा घट रहा है, आरपी मेरा बढ़ रहा है, और ये यहां से यहां तक सारी मेटल्स हैं। और मेटल वो होती है जो खुद ऑक्सीडाइज होती है, और ऑक्सीडाइज वो होता है जिसका ओपी ज्यादा होता है, और यहाँ लगातार ओपी कम होता जा रहा है। तो बताइए जब ओपी कम होता जाएगा तो नीचे आने पर एक्टिविटी घटेगी ना, क्योंकि मेटल की एक्टिविटी तो खुद के ऑक्सीडेशन में ही है। तो जब नीचे आने पर मेटल का ओपी हो रहा है कम, तो ऑक्सीडेशन खुद का हो रहा है कम, और मेटल अगर ऑक्सीडाइज ना हो, टीचर अगर पढ़ा ना सके, स्टूडेंट अगर पढ़ ना सके, तो कैसा एक्टिव? तो मेटल अगर नीचे जाने पर कम ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका मतलब है उसकी रिएक्टिविटी घटती जा रही है, मतलब हर ऊपर वाली मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, तो ऊपर वाली मेटल नीचे वाली को हटाएगी। तो जैसे सपोज करो ये दो ले लो, तो कौन सी रिएक्शन होगी बताओ, इन दोनों में बताना, जिंक प्लस आयरन सल्फेट होगी या आयरन प्लस जिंक सल्फेट होगी? बताओ कौन सी रिएक्शन होगी इन दोनों में से? बताओ कौन सी रिएक्शन होगी? आपको देखना सिखाया ना कैसे इन्हें चेक किया जाता है। राशि बताओ इस रिएक्शन में क्या होगा? मैम इस रिएक्शन में जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। जिंक आयरन को हटाकर उसकी जगह लेगा, क्या बनाएगा? मैम जिंक तो ZnSO4 प्लस Fe। Zn यहाँ पर ZnSO4 और Fe बनाएगा। इस दौरान जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने के लिए क्या ज्यादा होना चाहिए? ओपी। यस मैम। जिंक का ओपी ज्यादा है? यस मैम, जिंक का ओपी ज्यादा है Fe से। तो मतलब ये काम हो पाएगा, ये काम नहीं होगा। मतलब जिंक आयरन को हटा सकता है, मैंने ये लिखा है द मेटल प्रेजेंट अबव कैन डिस्प्लेस द मेटल प्रेजेंट बिलो। हर ऊपर वाला नीचे को हटाता है। राशि जब ऊपर वाला मेटल नीचे को हटाता है तो उसका ऊपर वाले मेटल का क्या होता है उस दौरान? ऑक्सीडेशन। हाँ, और हर ऊपर वाले का ओपी क्या होता है? ज्यादा। तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हो सकता है, वो दूसरे को रिड्यूस कर सकता है। अच्छा ये बताओ जो मेटल हटती है
का क्या कराना पड़ता है? रिडक्शन। समझ गए? तो हर ऊपर वाली मेटल नीचे वाली को हटा रही है, ये आरपी की टर्म्स में आएगा, ठीक है। अब मैं दूसरा बना दूं, ठीक है, फिर मैं एक साथ तुम्हें ये सारा लिखवा दूंगी। अब मैं दूसरा बना दूं, तुम्हें शीट करने में मदद मिलेगी इन सबसे। अब मैं हैलोजेंस का बना दूं, ब्रोमीन और क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। तो ब्रोमीन की रिएक्शन आई होप सब जानते हैं, क्लोराइड लूंगी, दोनों आयन की मत करा देना, दोनों एलिमेंट की मत करा देना, एक का एलिमेंट एक का आयन, और दूसरा कौन भी बनाऊंगी, ये समझ तो गए? सेट कैसे बनाना समझ तो गए? ऊपर भी तो बताओ मुझे, जिंक और आयरन की थोड़ी ना कराई थी, जिंक के साथ आयरन 2+ लिया था। अच्छा, इसका सॉल्यूशन बना लूं तो NaCl ले लो, और इसका भी NaBr ले लो। तो क्वेश्चन है, ब्रोमीन आकर NaCl में से Cl को हटाएगी या क्लोरीन आकर NaBr में से Br को हटाएगी? चलो रिएक्शन कराओ। बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट करिए, अगर नहीं आ रहा है तो पूछिए। नम्रता बताओ क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? मैम क्लोरीन डिस्प्लेस करेगी ब्रोमीन को। नहीं, पहले अगर ब्रोमीन ने आकर Cl को हटाया तो क्या आएगा? तो मैम NaBr और Cl2, बट मैम हटा के बाहर फेंक दिया Cl2 और खुद Cl की जगह आ गई, तो ये आ गया NaBr। इस समय किसका क्या हुआ? मैम क्लोरीन का ऑक्सीडेशन, क्लोरीन -1 से 0 हुई, इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन, और ब्रोमीन रिडक्शन, 0 से -1 हुई, ये हो गया रिडक्शन। तो ब्रोमीन अगर रिड्यूस हो रही है तो उसका क्या ज्यादा होना चाहिए? Rp। चेक करिए ब्रोमीन और क्लोरीन में, क्या ब्रोमीन का Rp ज्यादा है? मैम क्लोरीन का है। मतलब ये रिएक्शन नहीं हो सकता। नहीं होगी। अब बताइए क्लोरीन और NaBr में कौन किसको हटाएगा? हम क्लोरीन Br को। क्लोरीन ब्रोमीन को हटाएगी। ये देखिए, क्लोरीन ब्रोमीन को, नीचे वाला ऊपर वाला को, क्या बनाऊं, ब्रोमीन को हटा दिया और खुद क्लोरीन में आ गई, NaCl बन गया। अब बताओ, क्लोरीन का तो हो गया 0 से -1, तो क्लोरीन ने खुद का क्या कराया? रिडक्शन। चलिए, क्या ज्यादा होना चाहिए था? Rp। क्या क्लोरीन का Rp ब्रोमीन से ज्यादा है? यस मैम। तो नॉन मेटल के केस में नीचे वाली नॉन मेटल ऊपर वाले को हटाती है, और मेटल के केस में ऊपर वाली नीचे को। मेटल की एक्टिविटी है ऑक्सीडाइज होना, और ऑक्सीडाइज हर ऊपर वाला होता है, और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी होती है रिड्यूस होना, और रिड्यूस हर नीचे वाला होता है, क्योंकि नीचे वाले का Rp ज्यादा है, ऊपर वाले का OP ज्यादा है। तो ये लाइन अगर किताबें लिखती हैं तो मुझे बताओ रिवर्स कैसे हो सकता है? बताओ फिर ये कैसे हो सकता है? चेक करिए, ये इस तरह से चलता है, और ये लाइन लिखी भी होती है, और ये एंड में लिखी है। अब बताइए, अब इसमें क्या हो जाएगा? आयरन और जिंक कैसे हो जाएगा? अब हर ऊपर वाली मेटल नीचे को हटाती है, चेक कर लीजिए। नॉन मेटल में मैंने कहा कि नीचे वाली ऊपर वाली को, चेक कर लीजिए, सब उलट पुलट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? चेक करिए, ये आपको लग रहा है वही रहेगा, बताइए चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये लाइन तो बदल जाएगी ना, इस लाइन को बदलो फिर, तो वो तो बिल्कुल गलत है। तो याद रखिए, ये ओरिजिनल है, ये सब ठीक है, चेंज करके बना दी गई है, राइट? बोलो अदिति, आप हाथ खड़ा कर रहे हो, हटा रहे हो? पूछ लो जो पूछना है, पूछ लो जो भी मन में डाउट है। नहीं नहीं मैम, वो आपने बोला ना वो चेंज हो जाएगा, तो बस मैं वही कर रही थी। बताओ गलत हो गया नहीं हो गया? यस मैम। जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को फ्लोरीन से लिथियम बनाया, अब नीचे वाली ऊपर को हटा रही है, ऊपर वाली नीचे को। ये देखिए, कौन किसको हटा रहा है? नीचे वाली, मतलब दोनों में उल्टा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है? चलिए लिखिए रजिस्टर में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, different elements ब्रैकेट में लिख दीजिए मेटल एंड नॉन मेटल। Different elements are arranged according to different elements are arranged according to increasing Rp, increasing Rp,
from lithium to fluorine in a series called electrochemical series. Different elements are arranged according to increasing value of Rp from lithium to fluorine in a series called electrochemical series. ठीक है, और करके लिख लो. Or we can say decreasing negative Rp, decreasing negative Rp, or we can say decreasing OP, decreasing OP, or we can say decreased tendency to get oxidized, or we can say increasing oxidizing nature, increasing oxidizing nature, or we can say decreasing reducing nature, or we can say decreasing reducing nature. ठीक है, रफली बना लो कॉपी में. लिथियम से फ्लोरीन, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो याद करो. आरपी की वैल्यू लिथियम की -3 पॉइंट देख लेना बुक से कितनी है एग्जैक्टली. -3 पॉइंट समथिंग वोल्ट. सबसे नीचे फ्लोरीन लिख दो, +2 पॉइंट समथिंग वैल्यू है उसकी. मिडिल में हाइड्रोजन लिख दो, उसकी 0 वोल्ट. ठीक है, अब हाइड्रोजन के ऊपर पूरा एस ब्लॉक आता है और कुछ डी ब्लॉक की आती हैं. जिंक, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज, निकल. जो मेन में याद होनी चाहिए ना वही देखो. निकल, कोबाल्ट. ठीक है, और पूरा एस ब्लॉक. पूरा एस ब्लॉक में आप जानते हैं पूरा फर्स्ट ग्रुप और पूरा सेकंड ग्रुप, ये सब एच के ऊपर है. और ये दो का स्पेसिफिक लिख लो. आयरन के ऊपर जिंक होता है. आपको मालूम है जब अपन करोजन टॉपिक पढ़ेंगे तो आयरन के आर्टिकल्स को बचाने के लिए उनपे जिंक की कोटिंग हम कराएंगे, वहां पर काम करेंगे. फिर हाइड्रोजन से नीचे आ जाइए, उसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मर्क्यूरी, इन सब का ध्यान रखिए. तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा होगा ऑप्शंस में मर्क्यूरी वगैरह आ रही है, वो फटाफट चूज हो जाते हैं अगर तुम्हें ये नॉलेज होती है तो. अच्छा, इसमें लेड भी ऊपर है, तो जब मर्क्यूरी ऑप्शन में आता है ना तो लेड भी आता है. तो लेड ऊपर है और ये नीचे है. आपके बहुत सारे डाउट्स अभी इसी से करा दूंगी. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मर्क्यूरी, ये सारे नीचे हैं. ठीक है, अच्छा ये चारों हाइड्रोजन भी नीचे हैं. इनका रिवर्स चलता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ये लिखो. इतना भी तुम्हें नॉलेज होता है तो काफी क्वेश्चन निकल जाते हैं. बाकी के लिए हमें 100% वैल्यूज मिलेंगी. कॉपर और जिंक की आरपी हमने याद कर रखी. ठीक है, इतना लिखना. अब लिखो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. Applications of electrochemical series. Number 1, best Ra lithium, weakest OA lithium plus, best OA F2, weakest Ra F minus. ठीक है, लिथियम का नेचर अगर आ रहे हैं तो लिथियम प्लस का OA होगा, और F2 का नेचर अगर आ रहे हैं तो F माइनस का OA होगा. ध्यान रखिए, रिवर्स होता है. जो भी नेचर होता है उसका रिवर्स
नेचर आयन का होता है, राइट। नंबर 2 आप लोग देना आंसर, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन, बहुत फेमस क्वेश्चन, बताइए क्या ऑर्डर आएगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन का ऑर्डर, ऑक्सीडाइजिंग पावर निकालनी है, बोलो। मैम डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आवाज नहीं आ रही। मैम डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप मतलब पीरियोडिक टेबल वाला, और मैम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कह रही हो या पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में कह रही हो। मैम पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। पीरियोडिक टेबल का तो कोई रोल ही नहीं है, पीरियोडिक टेबल में भी जब पढ़ाते हैं तो आरपी के हिसाब से ही पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से चेक करो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से चेक करके बता दो, इसमें पीरियोडिक टेबल का नाम मत लेना, बोलो। इंक्रीज होगी सबसे ज्यादा फ्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयरन। अब इसमें आंसर में ये मत लिखो पीरियोडिक टेबल में घटता है डाउन द ग्रुप, नहीं, आप ऐसे लिखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयरन। बोलो सही है करीब। किसका आरपी सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन, तो वो खुद का सबसे ज्यादा, रिडक्शन करेगा, दूसरों का सबसे ज्यादा, ऑक्सीडेशन, इसलिए वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन चारों में ही नहीं, वो पूरी पीरियोडिक टेबल की बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं रिड्यूसिंग पावर ऑफ हैलाइड का ऑर्डर क्या होगा। हैलोजन का आयन कौन होता है, हैलाइड। सीधे सीधे क्वेश्चन आने वाले हैं। रिड्यूसिंग पावर ऑफ हैलाइड क्या होगा, हैलोजन का आयन कौन होता है, हैलाइड। फ्लोरीन का फ्लोराइड, क्लोरीन का क्लोराइड। अब वो ऑर्डर क्या होगा बताइए, रिड्यूसिंग पावर का क्या होगा अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर का ये है, बोलिए। रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताओ। मैम रिवर्स हो जाएगा इसका। आयोडाइड, यस मैम, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड देन फ्लोराइड। फ्लोराइड रिड्यूसिंग पावर में अच्छी क्यों नहीं है मैम क्योंकि उसका OA सबसे ज्यादा है, तो मैम उसका RA सबसे, क्योंकि अगर उसका रिड्यूसिंग पावर होगा तो फ्लोराइड दूसरों को करेगी मैम ऑक्सीडाइज, नहीं, सॉरी मैम, रिड्यूस, और खुद क्या होगी, खुद ऑक्सीडाइज होगी, ऑक्सीडाइज होगी, किस में बदलेगी, फ्लोरीन में, F2 में। तो F2 में। F2 ने कहा कि भाई मुझे क्यों बनाया, मैं तो खुद तुम्हें बनाना चाहता था। यस सही है। Yes, जैसे ही F माइनस इतनी मेहनत करके F2 में बदल कर आई, F2 बोला कि क्यों तुम इसमें बदल के आई हो, मैं तो खुद इधर आना चाहता हूँ। सही है ना। यस मैम। हाँ, इस बात को समझने की कोशिश करें, दोनों कैसे हो सकता है, काम तो एक ही तरफ होगा ना। तो F2 का अगर F माइनस में बदलने में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है तो F माइनस का F2 में वीकेस्ट इंटरेस्ट होना ही होगा, क्योंकि कोई भी चीज एक तरफ जा सकती है, दोनों तरफ नहीं। तो अगर F2 से F माइनस होता है तो ये रिडक्शन होता है, तो ये OA होता है, और जब F माइनस से F2 होता है तो ये उस समय ऑक्सीडेशन होता है, तो ये RA होता है। तो एक ही चीज हो सकती है स्ट्रांगली, या तो ये या ये। तो ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, F2 OA में स्ट्रांग है, तो F माइनस RA में वीकेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारे प्रेडिक्शन किसके बिहाफ पर किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ जो वैल्यूज हम बिना वैल्यूज के जो हम पोजीशंस याद करते हैं उनके थ्रू हम ये सारे निकालते हैं। ठीक है। अब थर्ड एप्लीकेशन ये डाल दो। अभी तो 2 दिन अपने मार्केट और ये सब बंद है, बाकी आप लोग हार्ड कॉपी निकाल कर ही उससे करना बच्चों, है ना, क्योंकि जितना आंखों को बचा सको उतना बचाना। करिए, आप लिखिए, मैं आपका क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ इनसे रिलेटेड।
The metal present above in electrochemical series displaces metal present below while in non-metal reverses true. इसमें हम चाहे तो एक वर्ड और जोड़ दें. The metal present above in electrochemical series. The metal present above के साथ लिख दो ब्रैकेट में more OP. Displace the metal present below. Below वाले के लिए लिख दो less OP. While in non-metal reverse is true means. While in non-metal reverse is true means non-metal present below ब्रैकेट में हो गया having more Rp displaces halogen present above ब्रैकेट में less Rp. Because more is OP, more is reactivity of metal. तो ज्यादा रिएक्टिविटी तो कम रिएक्टर को हटाएगी. और more is RP, more is reactivity of non-metal. ठीक है. सबका अपना अपना फिक्स होता है ना, कॉमन तो ही ना लगता है सब पे. Example 1. Zinc is above iron. So, OP of zinc is more than iron. So, zinc can displace किसको? Iron किसमें से? From its salt solution. और salt बोलते हैं उसका आयनिक फॉर्म आ जाएगा. तो Zn FeSO4 में से Fe को हटा सकते हैं. ये नहीं हो सकता आयरन आकर जिंक को हटा दे. नो पॉसिबल नहीं. Example 2. Chlorine can displace bromine from its salt solution because chlorine is below bromine or Rp of chlorine is more than bromine. जो जितना नीचे है उसका Rp उतना ही ज्यादा है, वो ही हटा सकता है. बोलो कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं. क्लोरीन हटा सकता है किसको? Br को. तो Br का कोई सॉल्ट लिया, लेकिन ये नहीं हो सकता. कौन हटा दे? ठीक है. ये थर्ड एप्लीकेशन. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें बता दी कौन ऊपर है कौन नीचे है, किसका ओपी कम है किसका ओपी ज्यादा है, उसी से हम सारा काम कर पा रहे हैं. चौथी एप्लीकेशन आप लिख लें सेफ और अनसेफ वाली, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको निकालना. और पांचवी स्टोर्ड और नॉट, स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं. और सिक्स्थ रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, ये भी अपन कर चुके हैं. तो इस शीट का क्वेश्चन नंबर 17 मुझे दिख रहा है, जिसको मैं ओरली निकाल सकती हूँ. अगर मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपके पास है तो बिना डेटा को जाने. देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यही लिख लो रजिस्टर में साथ में. विच मेटल
can't evolve H2 from acid or water or from its compound. बहुत बार आया है ये मर्क्यूरी, एल्यूमिनियम, लेड और आयरन। अगर आपने अभी मैंने जो आपको ग्रुपिंग कराई वो आपको ध्यान है तो आपको याद है एल्यूमिनियम ऊपर ही है, एल्यूमिनियम तो बहुत रिएक्टिव मेटल है, ऊपर ही है। लेड का मैंने कहा ऊपर ही रखना, ये मर्क्यूरी के साथ हमेशा आ जाती है, और आयरन भी ऊपर है। ये सब तो ऊपर है और मर्क्यूरी नीचे। आप देखिए अभी अपन ने ग्रुप बनाया था कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मर्क्यूरी, ये सब नीचे है। अब क्वेश्चन है कौन सी मेटल है जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करा पाएगी एसिड से रिएक्शन कराने पर। तो 12th क्लास पहले तुम ये पता करो कि जब कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करके H2 गैस निकालती है तो उस मेटल को क्या करना पड़ता है खुद का, और हाइड्रोजन को खुद का क्या करना पड़ता है। तो पोजीशन के हिसाब से एल्यूमिनियम भी जोड़ लो उस लिस्ट में। एल्यूमिनियम, लेड और आयरन ये तो ऊपर है, और वैसे तो देखो एक अलग है तो वो वैसे ही निकाल लेगा बच्चा। वैसे ही पता चल गया कि 3 तो हाइड्रोजन के ऊपर और 1 बिलो है, तो वही आंसर में आने वाली है। अब तुम इसे डीप में कर लो, हुआ क्या बताओ। मेटल M ले लो प्लस। मैम मेटल जब हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो खुद को ऑक्सीडाइज करती है और हाइड्रोजन का रिडक्शन करती है। बिल्कुल, H को हटा के MCl बन जाएगा वैलेंसी के हिसाब से, वो तो MCl2 भी आ सकता है, MCl3। फिर H का क्या बन जाएगा H2 H कितने में थी +1 से 0 पे, तो H का तो हुआ रिडक्शन, और मेटल 0 से +1 +2 जो भी है ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये करवाने के लिए मेटल का क्या ज्यादा होना चाहिए, मेटल का OP ज्यादा होना चाहिए क्योंकि उसको खुद को ऑक्सीडाइज होना है, तो मेटल का OP ज्यादा होना चाहिए। अब बताओ एल्यूमिनियम, लेड और आयरन सब H से ऊपर है क्या। यस मैम। इलेक्ट्रोकेमिकल Hg नहीं है मैम, मर्क्यूरी और लेड नहीं है। एल्यूमिनियम, लेड और आयरन सब H से ऊपर है क्या। देखो S ब्लॉक जुड़वाया मैंने आपको, कुछ D ब्लॉक की मेटल जुड़वाई। अभी भी मैंने बोला एल्यूमिनियम भी उसी में ऐड कर लो, और एक मैंने P भी अलग से बोला था कि वो ऐड कर लो, वो आ जाता है ऑप्शन में। ठीक है, चेक करिए ये तीनों मेटल H के ऊपर हैं। यस मैम। ऊपर वालों के OP ज्यादा होते हैं या RP। मैम ऊपर वालों के OP ज्यादा होते हैं। तीनों ये एसिड से रिएक्शन करके H2 गैस निकाल पाएंगी। यस मैम। मर्क्यूरी नीचे है वो नहीं करता, नहीं निकाल पाएगा। तो इसमें क्या ग्रुपिंग करके फटाफट निकाल लो कि भाई एक ही तो अलग जा रही है, H को सेंटर मानना है क्योंकि एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है ना। देखो एसिड ले लो, चाहे वाटर ले लो, चाहे H का बना हुआ कोई कंपाउंड ले लो, H को हटना पड़ेगा। तो यहाँ से पता चल जाता है स्टूडेंट तुरंत वो ग्रुपिंग से निकाल सकता है कि ये नीचे वाली है, ये H को कैसे हटा सकती है। तुम्हें बस ये पता करना है कि हटाने के दौरान उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, और डेटा क्या कहता है। अब यहाँ पर आप ये मत सोचना OP RP मिलेंगे, किसी कीमत पे नहीं मिलेंगे। मैंने तभी तो कहा आपको क्वेश्चन के बेसिस पर ग्रुपिंग करा रही हूँ कि इतनों का तो याद रखो ही रखो। यहाँ पर RP OP नहीं मिलने वाले, यहाँ पर तो ग्रुप बना लो कि आयरन, लेड, एल्यूमिनियम एक ग्रुप है और मर्क्यूरी अलग है, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत फेमस क्वेश्चन है आपको, ये क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लो किसी को, क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो पूछ लो। समझ आ रहा है ना कि एसिड से रिएक्शन करा के H2 गैस निकालने के अंदर उस मेटल को खुद को ऑक्सीडाइज होना पड़ता है, और ऑक्सीडाइज होने के लिए OP ज्यादा होना चाहिए हाइड्रोजन से, और OP ज्यादा होने के लिए उसको H के ऊपर होना चाहिए। तो जो जो H के ऊपर होती है, अरे हाँ यहाँ से कितना अच्छा ये कंक्लूजन आ गया। लिखिए, नोट डाल के बड़ा बड़ा लिखिए, the metals present above hydrogen in electrochemical series, वो सारी मेटल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के अबव है, can evolve H2 gas on reaction with acid or water।
जितनी भी मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर होती हैं वो एसिड से रिएक्शन करके वाटर से रिएक्शन करके H2 गैस इवॉल्व कर सकती हैं। तो बहुत फेमस क्वेश्चन आता है यहाँ पर कॉपर। ये देखो ये जो क्वेश्चन है ये डी ब्लॉक का भी मान सकते हो, टी ब्लॉक का भी मान सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी मान सकते हो। पूरे सिलेबस में 3 बार ये क्वेश्चन आता है हर इन तीनों चैप्टर के एक्सरसाइजेस में। अपन यहाँ कवर कर लेते हैं, समझना। कॉपर कैनॉट रिएक्ट विद HCl बट रिएक्ट विद HNO3 बताइए क्वेश्चन सही है क्या? क्वेश्चन अच्छा है क्या? बताइए कैसे? क्वेश्चन में ऐसा क्या दिखा कि मैम अभी अभी तो हमने ये बात सोची थी और फिर इसने हमारे लिए कंफ्यूजन खड़ा कर दिया। चेक करिए कंफ्यूजन है या नहीं है, देखकर बताइए इसके अंदर क्या ऐसा नया पॉइंट इन्होंने जोड़ा है। आर्या बोलो। मैम कॉपर हाइड्रोजन के ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो उसे करना चाहिए। एक मिनट वापस से चेक करो रजिस्टर में। नो मैम सॉरी, कॉपर नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता, मतलब H2 इवॉल्व नहीं कर सकता है कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल हाइड्रोजन एसिड से सॉरी रिएक्ट करके, पर फिर वो HNO3 से रिएक्ट कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है? मतलब अभी भी हमने समझा कि ये तो हाइड्रोजन से नीचे है, मतलब ये एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 गैस इवॉल्व नहीं कर सकता है। फिर हमें कैसे एकदम से हमने इस बात को इतना अच्छे से समझा, फिर इसने एसिड में कंपैरिजन खड़ा कर दिया, HCl के लिए मना कर दिया और HNO3 के लिए उससे रिएक्ट कर रहा है। ऐसा क्यों? क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझो पहले कि ये वेरिएशन कैसे आया। अब इसका आंसर सीखिए। जब कॉपर की रिएक्शन तुमने HCl से कराई, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर देना। जब तुमने कॉपर की रिएक्शन HCl से कराई तो सिंपल वही चलेगा, कॉपर को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, OP ज्यादा होना चाहिए, OP ज्यादा नहीं है मतलब ये काम नहीं हो पाएगा, मतलब वो H2 गैस इवॉल्व नहीं कर पाएगा। बताना चाहते हो आंसर? बताओ मैम। इसमें ऐसा होगा कि नाइट्रोजन से ऊपर है कॉपर, मतलब कॉपर नाइट्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा? नहीं, नाइट्रोजन को नहीं, लेकिन काफी हद तक आप नजदीक पहुंच गए हो। नाइट्रोजन को नहीं लेना है, नाइट्रेट आयन को लेना है ना। अब देखो कॉपर की रिएक्शन जब मैंने HNO3 से कराई, समझना, तो कंपटीशन H और कॉपर के बीच में नहीं है, अभी कंपटीशन कॉपर और H में था, अभी कंपटीशन कॉपर और नाइट्रेट आयन के बीच में हो जाएगा। H2 गैस तो इवॉल्व ही नहीं होती। सबसे पहली बात तो ये है कि जब कॉपर HNO3 से रिएक्ट करता है तो H2 गैस इवॉल्व ही नहीं करता है। कॉपर की रिएक्शन जब HNO3 से कराई, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट की अलग अलग होती है, कॉन्सेंट्रेटेड ले रही हूं, ठीक है। तो कंपटीशन इज नॉट बिटवीन कॉपर एंड H। वो तो क्लियर है कि कॉपर यहाँ से H2 गैस नहीं निकाल सकता, वो वाला रास्ता तो ब्लॉक्ड है, यहाँ नया रास्ता खुल जाता है, यहाँ बनता है कॉपर नाइट्रेट, कॉपर और नाइट्रेट का, NO3 का बनता है NO2 और एक बनता है H2। कितने बच्चे देख पा रहे हैं हाइड्रोजन यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, हाइड्रोजन यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है और ऊपर वो +1 से 0 होती है। हाइड्रोजन इस रिडॉक्स रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रही है, इस रिडॉक्स रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है कॉपर और नाइट्रेट आयन। यू कैन सी कॉपर 0 से +2 हो चुका है, कॉपर खुद का ऑक्सीडाइज कर रहा है और नाइट्रेट के अंदर की नाइट्रोजन जो +5 में थी वो यहाँ देखिए +4 में आ चुकी है। चेक करा देती हूँ, HNO3 H का +1, N का X माना, O -2 के 3, यहाँ से X आ गया +5, NO2 में देख लो N का माना X, एक O का -2 के 2, ये आ गया +2। तो नाइट्रेट के अंदर की नाइट्रोजन 5 से 4 हो गई, मतलब इसका तो हुआ है रिडक्शन, और कॉपर जो था वो 0 से चला गया +2, मतलब कॉपर का हुआ है ऑक्सीडेशन। अब डेटा चेक करना पड़ेगा कि क्या ये पॉसिबल है, क्या कॉपर ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो जब मैंने डेटा को चेक किया तो मुझे पता चला OP ऑफ कॉपर
is more than nitrate ion. मुझे पता चला नाइट्रेट आयन हैज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। ये ऑप्शन आपको मिलेगा असर्शन रीजन में या एबीसीडी में, इस ऑप्शन को तुम्हें टिक करना है। नाइट्रेट आयन का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करती है, मतलब खुद को रिड्यूस करती है, मतलब खुद का आरपी ज्यादा होता है, मतलब खुद का ओपी कम होता है। तो याद रखिए कॉपर का सामना जब नाइट्रेट आयन से होता है तो नाइट्रेट उसको बड़े अच्छे से ऑक्सीडाइज करती है क्योंकि उसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होता है। और सब बच्चे जानते हैं, ऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं, 12th में और ज्यादा यूज करेंगे। HNO3 चाहे डाइल्यूट हो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो, HNO3 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में गिनी जाती है, बहुत ज्यादा ही दूसरों का ऑक्सीडेशन करती है और खुद का रिडक्शन। उस दौरान H+ काम नहीं करता, NO3- आयन पार्टिसिपेट करता है। तो आप देखिए NO3- से यहाँ क्या बना NO। एक और सिखा दूं, अगर यहाँ पर तुम डाइल्यूट लोगे, डाइल्यूट, ये जेई एडवांस का कॉलम वाला क्वेश्चन है, मैच का कॉलम वाला क्वेश्चन है जो मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रही हूँ। कॉपर की रिएक्शन अगर डाइल्यूट HNO3 से कराओगे तो कॉपर नाइट्रेट आएगा, कॉन्सेंट्रेटेड में NO2 आता है और डाइल्यूट में NO आता है और वाटर से। तो आपको जब मैं पी ब्लॉक पढ़ाऊंगी तो रिएक्शन ऐसे ग्रुप बना बना के याद कराऊंगी। कॉपर नाइट्रेट दोनों में कॉमन है, H का H2O दोनों में कॉमन है, कॉन्सेंट्रेटेड से बनता है NO2 और डाइल्यूट से बनता है NO। ठीक है, तो याद रखिए कॉपर can't react with HCl but react with HNO3 by। दो आंसर लिखने हैं, पहले तो HCl के साथ मना करना है और फिर HNO3 के साथ हाँ करना है। तो पहले मना करो, बिकॉज किसका आरपी ज्यादा है, कॉपर का, कॉपर नीचे है, नीचे वाले का आरपी ज्यादा है तो उसे रिड्यूस होना चाहिए या तो ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, तो ये नहीं होगा बिकॉज आरपी ऑफ कॉपर इज मोर देन हाइड्रोजन। Rp of copper is more than hydrogen. So copper can't evolve H2 gas on reaction with HCl। मतलब एसिड वर्ड में भी देखो फर्क आ गया, HCl की अलग कहानी है, HNO3 की अलग कहानी है। Copper can't react with HCl because Rp of copper is more than H, so it can't evolve H2 gas। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया, फिर एक लाइन छोड़ के, but copper react with HNO3, but copper react with HNO3 due to strong oxidizing character, due to strong oxidizing character of NO3- ion, due to strong oxidizing character of nitrate ion NO3- ion। ठीक है, दोनों रिएक्शन लिख दो। ये सब करके दिखाओ तो बड़ा इंप्रेसिव सा लगता है कि ऑक्सीडेशन दिखा रहे हो, रिडक्शन +5 लिख दो, +4 लिख दो, डाइल्यूट HNO3 में +5 से +2 ही हो गया क्योंकि NO में N+2 में है। ठीक है, लिख लो। अब देखो ये क्वेश्चन है आपका 18, which is not possible। बताओ, अभी अभी तुम्हें सिखाया उससे अंदाजा लगाओ। इसमें मैं आपको बता दूं कॉपर के नीचे सिल्वर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिख लो कॉपर के नीचे सिल्वर।
बताओ और इनमें से कौन सी पॉसिबल नहीं है? कॉपर और सिल्वर में सिल्वर नीचे, ठीक है, लगाओ हिसाब। अब इसमें तुम इंतजार करो, डेटा का तो नहीं मिलेगा। मैंने आपको बोला उसी हिसाब से मैंने आपको ये याद कराया कि ये ऊपर का ग्रुप है, नीचे का ग्रुप है। देखिए सब लोग बताइए। और बच्चे भी हाथ खड़ा करिए, सब देखिए। अच्छे बताओ। मैम एफई में तो मैम करेगा बिकॉज वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, मतलब हाइड्रोजन को वो करेगा इवॉल्व, तो फिर मैम बनेगा Fe2SO4 और प्लस H2 गैस। FeSO4 बनेगा, Fe2 क्यों? ओ सॉरी मैम, वो गिवन प्लस 2 में जाएगी। यस अगर मैंने प्लस 2 सब्ट्रैक्ट की -2 प्लस क्रॉस। फिर मैम कॉपर में मैम है ना, क्या कहते हैं, कॉपर भी मैम सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से। बट मैम तो मैम ये नहीं करेगा बिकॉज मैम है ना, नीचे अगर नॉन मेटल से देखे तो मैम Ag नीचे है और कॉपर ऊपर है, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। नहीं, पर ये तो मेटल्स है ना, दे आर नॉट नॉन मेटल। कॉपर भी मेटल है, सिल्वर भी मेटल है। तो फिर मैम करेगा। तो ये तो आपको याद रखना है। नॉन मेटल में सिर्फ 4 है, हेलोजन्स और एक हाइड्रोजन खुद। हाइड्रोजन तो सबके साथ कंपेयर होती है, ठीक है। हाइड्रोजन को अगर नॉन मेटल से कंपेयर करो तो आरपी देख लो, हाइड्रोजन को अगर मेटल से कंपेयर करो तो ओपी देख लो, राइट। तो कॉपर और सिल्वर मेटल्स हैं। अब बताओ कौन ऊपर है? मैम कॉपर। तो कॉपर सिल्वर को हटा सकती है ना? यस मैम, ये भी हो जाएगा। CuNO3 प्लस। यस मैम। मैम KBr reacts with I2 iodine। हेलोजन्स का ये सिचुएशन, क्लोरीन, Yes। ब्रोमीन और आयोडीन बोलो। यस मैम, ये रिएक्ट करेगा। नहीं ये नहीं कर, हाँ करेगा मैम, क्योंकि बिकॉज Br जो है वो मैम नीचे है, तो नीचे देखे तो मैम वो Br से डिस्प्लेस कर सकते हैं Bri2 को, मतलब नॉन मेटल में कौन किसको हटाती है? हम नॉन मेटल में जिसकी रहना कहता है आरपी ज्यादा होता है वो उसको हटाएगी, कम आरपी वाले को। यहाँ कौन किसको हटाएगा? हम Br हटाएगा I2 को। Br तो कंबाइंड स्टेट में, Br तो पहले ही जुड़ा हुआ है। जो जुड़ा हुआ होता है उसको अकेला वाला हटा नहीं आता। हाँ तो मैम रिएक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे चेंज करते जा रहे हो तुम बार बार। पहले ये समझो कि ये नहीं होता है कि फर्स्ट वाला सेकंड वाले को हटाएगा, जरूरी नहीं है आपको वो उसी सीक्वेंस में लिखा हुआ मिले। अनकंबाइंड फॉर्म वाला कंबाइंड को हटाता है। ये देखो, अनकंबाइंड कंबाइंड को, अनकंबाइंड कंबाइंड को, तो ये अनकंबाइंड है, ये कंबाइंड है, तो I2 को Br को हटाना पड़ेगा। अब बताओ I2 ऊपर है या नीचे? मैम ऊपर है। तो वो हटा सकती है? नो मैम। क्योंकि नॉन मेटल में कौन हटाती है? नीचे जिसकी आरपी ज्यादा। ठीक है, तो तुम सबके साथ बैठे हो? यस मैम, पीछे मैम आवाज कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो अलग रूम में बैठ जाओ। रूम एक ही है तो छत पे चले जाओ, सीढ़ियों में बैठ जाओ, लेकिन बच्चों अलग बैठो, अकेले बैठो, ताकि पढ़ाई हो सके और याद भी हो सके। इस क्लास को आप ऐसे मत मानो कि बस पढ़ना है, इसको ऐसे मानो कि मुझे याद करना है, मुझे दोबारा समय नहीं मिलेगा, ये मान के पढ़ाई करो। तो फैमिली वगैरह के साथ मत बैठो। छोटे भाई बहन के साथ बैठोगे तो मस्ती होगी, बड़े भाई बहन के साथ बैठोगे तो खुद ही उसमें रहोगे, पेरेंट्स के साथ बैठोगे तो भी प्रेशर रहता है। तो अकेले रह के बैठिए बच्चों और अकेले पढ़ाई करिए, ठीक है। अब इसमें तुम डेटा का वेट करो, नहीं देने वाला, क्योंकि ये बेसिक है जो सारे हमें नोन होने चाहिए। अब ये वाला देखिए पहले, कॉपर और हाइड्रोजन वाला, इसमें CuO से Cu बनी। ये अब यूं नहीं कि कॉपर तो H वालों से रिएक्ट नहीं करता। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया बाय चांस। ये नहीं कि कॉपर H वालों से, अरे भाई यहाँ कॉपर अनकंबाइंड है और H कंबाइंड था,
इसलिए मैंने कहा रिएक्शन करके देखा करो किसका क्या हो रहा है, फिर चेक करो वो होगा नहीं होगा। यहाँ कॉपर अकेला था, H जुड़ा हुआ था, यहाँ कॉपर को ऑक्सीडाइज होना था, यहाँ कॉपर जुड़ा हुआ है, H अकेला है, यहाँ कॉपर को रिड्यूस होना है। बताइए रिड्यूस होने के लिए क्या ज्यादा होना चाहिए और वो है क्या ज्यादा, बोलिए। मैम कॉपर का आरपी ज्यादा है और आरपी ही ज्यादा होना चाहिए था रिड्यूस होने के लिए। तो यूं नहीं कि कॉपर और H का कम भी देखते ही कह दो अरे नहीं ये तो नहीं होगा। अरे ये तो देखो कौन कंबाइंड है कौन अनकंबाइंड। कॉपर अनकंबाइंड और H कंबाइंड हो तो नहीं बैठेगा, कॉपर कंबाइंड और H अनकंबाइंड है तब तो बैठेगा। कॉपर तो रिड्यूस होने के लिए बिल्कुल तैयार है क्योंकि कॉपर नीचे होता है, कॉपर का आरपी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये बेसिक आपको ध्यान रखना है, कौन ऊपर है कौन नीचे है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये सारे। बहुत बच्चों के फोन आ रहे थे, मैसेज थे कि मैम डेटा गिवन नहीं है, इसीलिए मैंने ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टॉपिक शुरू किया। अब जैसे ये है, आयरन रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन में ब्लू कलर ग्रीन हो जाएगा, दूसरा ऑब्जर्वेशन दे रखा है ब्राउन लेयर डिपॉजिट होगी आयरन रॉड पर, तीसरा दे रखा है नो चेंज, फोर्थ दे रखा है ब्लू कलर वैनिश। तो सबसे पहले तो मुझे कलर की नॉलेज होनी चाहिए, जब तक मुझे कलर की नॉलेज नहीं होगी मैं कैसे किसी ऑब्जर्वेशन को टिक करूंगी। तो कौन बताएगा मुझे यहाँ पर किस किस का क्या क्या कलर रहता है। कलर्स का नॉलेज होना जरूरी है ना, तभी क्वेश्चन सेट होगा। तो किस किस का क्या क्या कलर है पहले वो बात करते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। अर्शिता बताओ कलर्स। मैम आयरन का ग्रीन कलर होता है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर होता है। कॉपर सल्फेट का तो ब्लू कलर है, आयरन का ग्रीन कलर होता है मैम। आयरन का ग्रीन कलर होता है, नहीं आयरन सल्फेट का ग्रीन कलर होता है और जो कॉपर होता है वो ब्राउन कलर का। ऐसे नहीं होता है ग्रीन कलर का। फेरस सल्फेट लैब में आपने देखा होगा, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन हमें बहुत जगह चाहिए, बड़ा अच्छा सा लाइट ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशंस देखते हैं क्या क्या है। तो कलर्स का नॉलेज होना जरूरी है। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि आपका जो मेन रजिस्टर है जिसमें आपके सारे नोट्स चल रहे हैं, उस रजिस्टर में लास्ट का एक पेज तुम रखा करो जिसमें कलर्स वाले कंपाउंड आते हैं, तुरंत कलर नोट कर लिया करो। ये वो होती है जो बहुत डीपली पढ़ाई चलती है, क्योंकि कलर से अगर मुझे कलर का नॉलेज नहीं है और मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नॉलेज है तो ये क्वेश्चन मेरे हाथ से निकलने वाला है। और एक बार जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया था, इनमें से कितने कंपाउंड्स हैं जो ब्लैक कलर का पीपीटी बनाते हैं। अब मुझे एक का भी अगर नॉलेज नहीं है कि ये ब्लैक कलर का इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो 6 या 7 गया मेरे हाथ से। तो ये कलर, ऑर्डर, यूजेस, इनके पेजेस बने हुए तैयार होने चाहिए। जैसे ही कहीं पर देखा, किसी क्वेश्चन में देखा, किसी क्लास में देखा, किसी एक्सरसाइज में, तुरंत वहां जाकर ऐड होना चाहिए। मतलब इतनी स्मार्टनेस होनी चाहिए कि आप कलर की एक लिस्ट बनाकर रेडी रखें। ठीक है, अब मेरे पास आयरन की रॉड है और कॉपर सल्फेट में डिप्ड है, कॉपर सल्फेट में आयरन की रॉड डिप्ड है। अब आप इलेक्ट्रो डेटा यहाँ मिलेगा नहीं क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स हैं ना, इनकी उम्मीद की जाती है कि हमें आते हैं। अब ये भी बताया हाइड्रोजन कॉपर बिलो है, आयरन ऊपर है। तो अब आप देख लीजिए आयरन ऊपर है कॉपर से, तो आयरन ऊपर है तो अनकंबाइंड वाला कंबाइंड को हटा पाएगा, मतलब आयरन कॉपर को हटाकर FeSO4 और Cu बनाएगा। अब बताइए गया क्या CuSO4, आया क्या FeSO4 और Cu। अब कहाँ क्या होगा वो बताइए, बोलिए। रेड कलर आएगा, ब्लू कलर आएगा, ग्रीन कलर जाएगा, ब्राउन आएगा, क्या होगा बोलो राशि। मैम सॉल्यूशन में तो ग्रीन कलर होगा। हाँ जी, सॉल्यूशन में तो ग्रीन कलर होगा। हाँ
और मैम Cu का कलर ब्राउन होता है, तो वो जो रॉड है उस पर डिपॉजिट हो जाएगा, तो ब्राउन कलर के पीपीटी हो सकते हैं क्या मैम? नहीं, तो मैम हम क्या बोलेंगे, Cu डिपॉजिट के ही लिए? होगा। ओके मैम, तो मैम Cu ब्राउन कलर का रॉड पे डिपॉजिट हो जाएगा और मैम ब्लू कलर वैनिश हो जाएगा सॉल्यूशन से। ब्लू कलर वैनिश हो जाएगा क्योंकि CuSO4 आपका गायब होता जा रहा है। ठीक है, तो क्या सब होने वाले हैं इसमें से? वो मैम नो चेंज से वाला नहीं होगा। हाँ जी, मैम इसमें जो थर्ड ऑप्शन है नो चेंज, मैम वो नहीं होगा। मतलब ए भी होगा। ठीक है, फिर इसमें एक और दे रखा है, मैं वो भी लिख देती हूँ। ई तक था इसमें ऑप्शन, ब्लू कलर वैनिश, और फिफ्थ ले रखा है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो पहला हो गया आपका ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन, दूसरा हो गया आपका ब्राउन लेयर डिपॉजिटेड ऑन आयरन रॉड, तीसरा दे रखा है नो चेंज इन द कलर, चौथा दे रखा है ब्लू कलर वैनिश हो जाएगा, पांचवा दे रखा है नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब बताइए इनमें से कौन सा सही होगा और कितने बच्चों ने किया? ठीक है, राशि आपका। देखो बच्चों, मैं एक बात आपको बताती हूँ, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। रिडॉक्स रिएक्शन दो तरह की होती है, लिख लें। एक होती है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और एक होती है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। क्या फर्क होता है दोनों में? एक डायरेक्ट रिडॉक्स होती है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स होती है। क्या फर्क होता है दोनों के अंदर? कलर से तुमने लिख ली है ना, यहां से जगह बना लेती हूँ। तुम्हें डैनियल सेल याद है? अपने डैनियल सेल में क्या करा था? कैथोड को अलग कर दिया, एनोड को अलग कर दिया और दोनों को जोड़ दिया और सेल बना दिया। ये है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में कैथोड और एनोड को अलग अलग कराकर एनोड पर निकले हुए इलेक्ट्रॉन को वायर के थ्रू मूव कराकर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना ली जाती है, वो होती है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। मेरा जब लेक्चरशिप का इंटरव्यू हुआ था आरपीएससी का, तब मुझसे क्वेश्चन पूछा था। अच्छा क्वेश्चन है ये, फेमस क्वेश्चन है। और डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, अलग अलग कंटेनर में ना कराकर एक ही में हो जाता है। चेक करिए ये डायरेक्ट वाला केस है या नहीं है, एक ही कंटेनर में अरेंजमेंट कर दिया। और बताइएगा अगर डैनियल सेल को डायरेक्ट रिडॉक्स बनाना हो तो क्या करूं? डैनियल सेल को डायरेक्ट रिडॉक्स बनाना हो तो क्या करूं? बोलो, डैनियल की डायरेक्ट रिडॉक्स बोलो अक्षर। Ma'am, either take same beaker or join both the beakers with a physical tube. नहीं नहीं नहीं, जिंक की रॉड और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। समझे? डायरेक्ट रिडॉक्स का मतलब एक ही बीकर में दोनों काम हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, एक ही बीकर में। और इनडायरेक्ट का मतलब एक बीकर में ऑक्सीडेशन, फिर लूज हुए में इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराओ और इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते क्या प्रोड्यूस हो गई करंट। ये चीज इनडायरेक्ट है और ये चीज डायरेक्ट है। अब डायरेक्ट में क्या करो, जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसकी रॉड बना दो और जिसका रिडक्शन होता है उसका सॉल्यूशन ले लो। और अभी जैदिन का ZnSO4 में डिप किया था, Cu को CuSO4 में डिप किया था और वायर से मूव करा के इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा के करंट प्रोड्यूस करा ली। और यहाँ पर क्या किया, ऑक्सीडाइज होने वाले की रॉड ले लेते हैं और रिड्यूस होने वाले का सॉल्यूशन। अब क्या होगा, जिंक से बनेगा, जिंक और कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेंगे। आप सब जानते हैं ZnSO4 बनेगा और कॉपर बनेगा। अब ये जो कॉपर होता है ना, ये इस पे जिंक रॉड पे जमता जाता है। जो कॉपर होता है ना, ये जिंक रॉड पर जमता है और जिंक की रॉड जो होती है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होती जाती है और सॉल्यूशन के ब्लू कलर की इंटेंसिटी फेड, मतलब सब कुछ वही है जो वहां था, पर वहां अलग अलग में था या एक ही में। तो यहाँ पर तो जो कॉपर होता है वो कॉपर रॉड पर ही जमता है और यहाँ पर क्या होता है, जिंक की रॉड पर बना हुआ कॉपर जमता है, डिपॉजिट नहीं होता है क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तो इन दोनों के बीच में चल रहा है ना, तो नीचे कैसे सेटल डाउन हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन उठता है, जब डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल थी तो इनडायरेक्ट को यूज ही क्यों किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में आपका जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो लिबरेट हुआ उसको आपने फ्लो नहीं कराया। यहाँ पर जितनी भी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जितनी भी केमिकल एनर्जी थी, सॉरी, वो सारी हीट में बदल जाती है, सॉल्यूशन गर्म हो जाता है, आप उस एनर्जी को यूज नहीं कर पाए, वो वेस्ट हो गई।
और जब आप इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं तो आप उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा के उस केमिकल एनर्जी का फायदा उठा के उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं, इसलिए डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन प्रेफर्ड नहीं होती है। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन प्रेफर्ड नहीं होती है क्योंकि एक ही बीकर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन की आपने अरेंजमेंट कर दिया, अब जो भी एनर्जी यहाँ केमिकल एनर्जी है वो हीट में बदल जाती है, उस हीट का मैं क्या करूंगी, क्या उसका फायदा निकाल सकती हूँ, इसलिए ये इस तरह का apparatus बनाकर वोल्टा और गैल्वेनी ने क्या बनाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाई। तो एक तो ये समझने की डायरेक्ट रिडॉक्स है और ये समझने की जो बनता है वो उसी की रॉड पर जाकर डिपॉजिट होता है, तो आयरन की रॉड पर जाकर कॉपर डिपॉजिट होगा और कॉपर का कौन सा है, ब्राउन कलर, तो ये सही है। दूसरा नंबर, पहला नंबर का देखिए ब्लू से ग्रीन हो जाएगा, अभी कॉपर सल्फेट था, धीरे धीरे आयरन सल्फेट बनने लग जाएगा तो ब्लू वाला कलर ग्रीन हो जाएगा, ये भी सही है। नो चेंज, ये तो गलत है, चेंजेस तो होंगे। उसके बाद है ब्लू कलर वैनिश हो जाएगा, तो वैनिश तो गलत है, वैनिश तो गलत है, कम होगा कम होगा कम होगा, लेकिन गायब थोड़ी ना हो जाता है। आपको मालूम है ना, एक समय पर आकर चीजें रुक जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं, इक्विलिब्रियम आ जाता है, खत्म थोड़ी ना हो जाता है, तो वैनिश गलत है, नन ऑफ द अबव भी गलत है। अब ये दो बचे हैं, अब इन दोनों में से आप किसको प्रेफर करना चाहेंगे वो देख लें। क्या ब्लू पूरा ग्रीन हो जाएगा, ब्लू पूरा ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, सोच के देखिए, ऑब्जर्वेशन सोचिए, आप खड़े हैं, आपकी आंखों के सामने चल रहा है, सोचिए क्या पूरा जो मुझे ब्लू ब्लू नजर आ रहा था वो ग्रीन हो जाएगा या ब्राउन लेयर आएगी आयरन पे, क्या आपको अपनी आंखों से दिखेगा, खुद ही सोचिए, बताइए क्या लग रहा है कि क्या सही है। स्नेहा बोलो। मैम सॉल्यूशन तो ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा और उस पे रॉड पे ब्राउन लेयर बन जाएगी। तो ये गलत है ना, ये गलत है ना, पूरा ब्लू से ग्रीन थोड़ी ना हो जाएगा। नो मैम, ग्रीन होने का मतलब है कि 100% काम हो रहा है और 100% तो कोई काम होता ही नहीं है, बीच में इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ जाती है जब दोनों के आरपी या दोनों के ओपी बराबर हो चुके होते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं कि ब्लू से बिल्कुल ही ग्रीन में कन्वर्जन हो गया। नो डाउट ब्लू कलर धीरे धीरे फेड हो रहा है, नो डाउट ग्रीन कलर आ रहा है, लेकिन एकदम 100% चेंज नहीं। और ब्राउन लेयर जमती जा रही है आयरन रॉड पर, ये तो बिल्कुल मुझे देखने को मिलेगा क्योंकि जो जो सीयू बनेगा वो यहाँ पर जमता जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, इसमें कोई डाउट हो तो बोलिए, फिर मैं आपको लिखवा देती हूँ रिडॉक्स वाला। ठीक है, लिखिए, रिडॉक्स रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, indirect redox reaction. डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में लिखिए, इट अकर्स इन वन कंटेनर, इट की जगह लिख दीजिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स इन वन कंटेनर। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स इन सेम कंटेनर। इनडायरेक्ट में लिखिए इन डिफरेंट कंटेनर्स, इन वन कंटेनर ऑक्सीडेशन अकर्स, इन अनदर रिडक्शन अकर्स। डायरेक्ट रिडॉक्स में लिखिए केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। Chemical energy is converted into heat, so energy cannot be used.
मतलब केमिकल एनर्जी को आप किसी यूजफुल एनर्जी में नहीं बदल पाए. एनर्जी कैन नॉट बी यूज्ड. सो नॉट प्रेफर्ड. ये तो मेरे केमिकल की वेस्टेज है. मुझे क्या फायदा हुआ बताइए. जिंक रॉड डिसॉल्व हो रही है, कॉपर उस पर जम रहा है, जिंक पे कॉपर जम रहा है, बताइए क्या है ये, क्या इससे फायदा हो जाएगा. हाँ वो अलग बात है कि आपको किसी पर कोटिंग करानी है तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं. बाकी तो ये हमारे लिए कोई एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदे का सौदा नहीं है. एनर्जी कैन नॉट बी यूज, सो इट इज नॉट प्रेफर्ड. और उधर लिखिए केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Chemical energy is converted into electrical energy by making electrochemical cell. By making electrochemical cell. कोई भी काम 100% नहीं होता है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए. अब आप लोग 10 मिनट क्लास और लूंगी. मेरे पढ़ाने से आपके बहुत सारे डाउट सॉल्व हुए होंगे, आपको पता चला होगा बहुत सारे पॉइंट्स का. आपकी बुक में पेज नंबर 2 निकालिए. मैं 2 मिनट वेट कर लेती हूँ. एनसीईआरटी ले आइए 12 का पार्ट 1, उसमें पेज नंबर 2 निकालिए. ले आइए सब लोग, वेट कर रही हूँ मैं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पेज नंबर 2 निकाला. इस पेज नंबर 2 पर तुम देखो 3 अलग अलग डायग्राम बने. फिगर 3.2 के देखो 3 पार्ट्स हैं. फिगर 2.1 में तो तुम्हें डैनियल सेल सिखा रखा है. देखो सब लोग ध्यान से देखना, 100% कंसंट्रेशन रख के देखो प्लीज. फिगर 3.1 में देखिए जिंक रॉड ZnSO4 में डिप्ड है, कॉपर रॉड CuSO4 में डिप्ड है, सॉल्वेंट से कनेक्टेड है, वायर लगा रखा है. जिंक रॉड को नेगेटिव दे रखा है, कॉपर रॉड को पॉजिटिव दे रखा है. इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उधर और करंट फ्लो कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में. सारी चीजें शो कर रही है. ठीक है. अब नीचे देखिए इन्होंने 3 डायग्राम में हमें क्या बताया. इन तीनों डायग्राम की आप 3 बार रिटर्न प्रैक्टिस करके मुझे भेजो. क्या है देखिए इन 3 डायग्राम में. फर्स्ट वाला केस देखिए. इस बात को आप ऐसे समझिए कि मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ और मैं जब जा रही हूँ तो मेरी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत की वजह से मैं यहाँ मूव करती हूँ. अब यहाँ पर किसी बंदे ने आकर मुझे धक्का दिया. अब फाइनली मेरा इधर जाना कंटिन्यू रहेगा या मैं इधर जाने लग जाऊंगी, ये किस बात पर डिपेंड करेगा. कौन बताएगा कितने केस बन सकते. अगर आपको लग रहा है कि 3 केस बन सकते हैं तो 3 ही डायग्राम यहाँ पे बना रखिए.
मैं यहाँ जा रही हूँ और वहां कोई है जो मुझे पुश कर रहा है इधर आने के लिए, और मैं यहाँ से चली हूँ और मैंने सपोज करो 20 जूल एनर्जी खर्च करके मैं इस पॉइंट तक आई हूँ। अब इस पॉइंट पर जब मैं खड़ी हुई तो कोई मुझे आके धक्का लगा रहा है। अब बताओ क्या क्या केस बन सकते हैं, उसी पर ये 3 डायग्राम फिक्स है। 3 केस बनेंगे, ये तो मैंने बोल ही दिया। अब क्या क्या केस बन सकते हैं बोलिए। केस 1, मैम पहला केस तो ये कि अगर ये इसकी जो एनर्जी है वो 20 जूल से कम हो तो मैम सामने कंटिन्यू रहेगा जाने तक। देन रहेगा या धक्का तो लगी रहा है तो थोड़ी रेट कम हो जाएगी। यस मैम, रेट कम हो जाएगी, स्पीड ना कम हो कि जाएगी। मैं 20 जूल अपनी एनर्जी लेकर अपनी मस्ती से यहाँ चल रही थी और सामने वाले ने मुझे धक्का मारा, लेकिन कम मारा, कम एनर्जी से मारा, से 10 जूल या 12 जूल से मारा, तो फिर भी दिन सिचुएशन में मैं हूँ तो मैं कहूँगी ठीक है, तुम्हारे धक्का लगाने से मुझे थोड़ा अपोजिशन को मिला, लेकिन अभी भी मेरी ताकत ज्यादा है तो मैं तो यहाँ जाऊंगी। तो केस 1 हो गया। केस 2, मैम अगर ये दोनों इक्वल हो तो वो रुक जाएंगे मैं रुक जाऊंगी, वहीं पर मैं रुक जाऊंगी, क्योंकि जितनी ताकत में मैं जा रही हूँ उतना ही वो मुझे धक्का मार रहा है, तो मैं वहां खड़ी हो जाऊंगी, रुक जाऊंगी। और केस 3, मैम उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा हो तो मैम मुझे वो बहुत तेजी ऑपोजिट। से प्रेशर दिया तो मैं क्या करूंगी, जहां हूँ, जहां से चली थी वहां से और उल्टी चली जाऊंगी। बोलो। यस मैम, यस मैम। मेरे को 40 जूल से धक्का मारा, तो मैं 20 जूल एनर्जी लेकर चली थी तो उसने तो 40 दे दी, तो मैं अपनी जगह से फिर बैक पहुंच जाऊंगी, मतलब मैं रिवर्स डायरेक्शन में चली जाऊंगी। तो याद रखिए, जब भी कोई सिस्टम अपना काम कर रहा है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कोई सिस्टम चल रहा है और बाहर से कोई उस सिस्टम पर जब फोर्स लगाता है, तो बाहर से लगे हुए फोर्स के 3 केस हो सकते हैं। नंबर 1, एक्सटर्नल जो लग रहा है वो इंटरनल से कम हो, बराबर हो और ज्यादा हो। सब समझते हैं कि जब एक्सटर्नल ज्यादा आएगा तो सब कुछ सिस्टम में उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। उतना ही चलेगा तो स्टॉप हो जाएगा, और अगर कम लगेगा तो सिस्टम कहेगा कि ठीक है मैं धीरे हो गया लेकिन मैं काम तो करूंगा। नो सी, केस नंबर 1, डैनियल सेल का सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट था। सबको याद है अपन ने इसका ई नॉट सेल निकाला था, कितना था, 1.1 वोल्ट। अब तुम डायग्राम में देखो ध्यान से देखना बिल्कुल। पहले तुम वोल्ट मीटर जहां तक लगा हुआ है वहां तक हाथ रख लो, जहां तक वोल्ट मीटर लगा हुआ है ना उसके ऊपर हाथ से ढक लो अपने, और चेक करो तुम्हारी ओरिजिनल डैनियल सेल है या नहीं। ओरिजिनल देखो, जिंक रॉड ZnSO4 में डिप्ड है, कॉपर रॉड CuSO4 में डिप्ड है, वायर है, वोल्ट मीटर है, और ये आपका सॉल्ट ब्रिज है, इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ये करंट का फ्लो है। सब कुछ चेक करिए, सब कुछ यही चल रहा है, नहीं चल रहा है। देखिए इधर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रही है, सॉल्ट ब्रिज, सब कुछ लगा हुआ है। और जब सेल वर्क करती है तो जो पोटेंशियल है, वोल्ट मीटर है, उसमें डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन ये होगी। ये नया पॉइंट आ जाया है, ये डायरेक्शन, ये राइट हैंड साइड, ठीक है। अब ऊपर वाला पार्ट देखिए। अब फिजिक्स की मदद से कौन मुझे बता सकता है कि ऊपर वाला पोर्शन क्या है, क्या लगा दिया गया। मैं जा रही थी और किसी ताकतवर बंदे ने आकर मुझे धक्का देना चालू करा, क्या आप बता पाएंगे ये ऊपर क्या लगा रखा है? ये जो इस तरह से करके बना रखा है, ये सब क्या लगे हुए हैं, क्या मुझे कोई बताएगा? इस तरह से ये लगा रखा है, ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह से, ये क्या लगा रखा है, क्या है ये, कौन बताए? हाँ जी यशस्वी बोलो। बोलो बेटा यशस्वी। ठीक है, मैंने किया ना। मैम रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस है, ये जो मैंने लगाया ये रेजिस्टेंस है, और ऊपर क्या लगा रखी है ये? मैम बैटरी। ठीक है, तो ये इन दोनों के थ्रू क्या किया है? ये जो दोनों मैम रेजिस्टेंस, बाहर से मैंने पोटेंशियल लगाया है, क्या वैल्यू दे रहा है वो? ई एक्सटर्नल की। यस मैम,
कितनी दे रहा है 1.1 से 1.1 से कम, बराबर या मैम कम। ज्यादा? फर्स्ट डायग्राम देखो, मैम फर्स्ट कम। डायग्राम में देखो ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 ग्रेटर क्या लिखा है? बुक है आपके पास? यस चलो कोई बात नहीं, नम्रता तुम बताओ 3.2 के ए में मैम लेस दे रखा है। लेस देन दे रखा है, क्या आप मुझे बताओगे ये क्या लगा रखा है? मैम एक्सटर्नल पोटेंशियल प्रोवाइड किया। एक्सटर्नल पोटेंशियल, उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा? रेजिस्टेंस और बैटरी, रेजिस्टेंस ठीक एंड है? बैटरी। अच्छा नम्रता ध्यान दो, सब बच्चे ध्यान देना सिंसियरली। फर्स्ट डायग्राम में, सेकंड डायग्राम में और थर्ड डायग्राम में तुम्हें दिख रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस लगा रखा है, यहाँ से ये जो एरो जा रहा है ये अलग अलग है, दिखना है क्या? फर्स्ट डायग्राम में देखो आपको लंबा दिखेगा, सेकंड डायग्राम में आप चेक करो एग्जैक्ट मिडिल में दिखेगा, और थर्ड डायग्राम में आप देखो बिल्कुल यही दिखेगा, दिखना है ये एरो? यस मैम, यस मैम। क्या है ये फर्स्ट डायग्राम में इतना लंबा जाके ये एरो रखा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा करना है या कम करना है? समझ रहे हैं बच्चे? ध्यान देंगे, मैं क्यों प्रैक्टिस करा रही हूँ, एक एक चीज को ऑब्जर्व करना है। प्रशांत बोलो। मैम इसमें मैम ये बैलेंस हो रहा है मैम, ये एक्सटर्नल ईएमएफ से सेल का ईएमएफ। हाँ, तो ये जो इसने इतना आगे जाके एरो बनाया, सेकंड में आप देखो मिडिल में, थर्ड में आप देखो इनिशियल है, तो ये क्या Yes, ma'am. डिफरेंस है? फर्स्ट में क्या चाहता है ये? मैम फर्स्ट के अंदर तो मैम इसका ईएमएफ है मैम एक्सटर्नल वाले का मैम वो कम है, जो सेल का ईएमएफ है वो ज्यादा हो रहा है, तो मैम वो थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है एरो, मतलब उसके आगे की तरफ हो रही है रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ रहा है, बढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। सेकंड वाले में मैम सेकंड वाले में मैम बैलेंस हो रही है, मतलब जो सेल का ईएमएफ है वो एक्सटर्नल ईएमएफ से बैलेंस हो रहा है। और थर्ड वाले में इसने एरो इतना जल्दी लगा दिया, तो किसका रेजिस्टेंस बढ़ा रहा है ये? मैम रेजिस्टेंस मैम कम कर रहा है मैम इसमें ये, कम क्योंकि कर रहा है, ईएमएफ है वो ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि उसको ईएमएफ क्या करना है? बढ़ाना है, तो वो रेजिस्टेंस कम कर रहा है, ठीक है। तो पहली बात आप ये नोट करना, ये एरो कहाँ जा रहा है वो। अब आप फर्स्ट डायग्राम में देखिए, पहले छोटी लाइन है फिर बड़ी, आप जानते हैं कि ये माइनस हुआ और ये आपका प्लस हुआ फर्स्ट वाले में। सेकेंड वाले में देखिए सेम है, एक मिनट क्या कर रहे हो? और थर्ड वाले में आप देखिए रिवर्स हो गया है, थर्ड वाले में बैटरी का डायरेक्शन देखिए रिवर्स हो गया है, पहले बड़ी लाइन है और फिर छोटी लाइन है। सारे बातों को ऑब्जर्व करना ध्यान से। अब देखो फर्स्ट वाले डायग्राम में देखो, तुम्हारी जिंक रॉड पर नेगेटिव है, तो तुम्हारा जो बैटरी का ये टर्मिनल है ये भी नेगेटिव है। सेकेंड वाला, थर्ड वाले में देखिए जिंक को पॉजिटिव कर दिया। मैंने कहा था कि मैं 10 जूल एनर्जी से मस्ती से जा रही थी और किसी ने आकर मुझे 20 जूल से धक्का दे दिया, तो मैं रिवर्स में चले गई, मतलब जैसे ही यहाँ से लगने वाला पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा, सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा, मतलब ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये कैथोड बन जाएगा, ये तुम्हारा एनोड बन जाएगा, ये तुम्हारी करंट की डायरेक्शन जो ये चल रही थी वो ये हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की ये हो जाएगी, डिफ्लेक्शन ये हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो फिर यहाँ प्लस, ठीक है, और ये वाला जो है वो, और इस समय रेजिस्टेंस आपका कम करना है, मतलब ये नहीं आता। कितनी चीजें बदल गई देखो, एनोड कैथोड बदल गए, फर्स्ट वर्सेस थर्ड देखो, लास्ट फर्स्ट वर्सेस थर्ड देखो, फर्स्ट में एनोड जिंक है, थर्ड में देखो कैथोड है जिंक। फर्स्ट में देखो जिंक एनोड पर नेगेटिव है, थर्ड में देखो जिंक कैथोड पर पॉजिटिव है। वोल्ट मीटर की डिफ्लेक्शन देखो, राइट से लेफ्ट हो गई। इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखो, एनोड से कैथोड चल रहा था, अब कैथोड वापस चल तो एनोड से कैथोड ही रहा है, लेकिन कॉपर से जिंक हो गया। करंट देखो, पहले कॉपर से जिंक की तरफ जा रही थी, अब देखो कहां से कहां जा रही है।
और आपका रेजिस्टेंस पहले ही अपन ने मार्क कर दिया और बैटरी के टर्मिनल बदल देना, इधर प्लस और इधर माइनस। तो ये 3 डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जेई नीट बोर्ड सबके लिए। कौन सा सही फिगर है अगर ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 है, इक्वल टू वाले में देखिए जब आपने बाहर से पोटेंशियल बराबर लगाया तो सब कुछ स्टॉप हो चुका है। नाउ यू कैन सी कहीं एनोड नहीं लिखा हुआ है, सेकंड में देखिए कहीं कैथोड नहीं लिखा हुआ है, वोल्ट मीटर देखिए स्ट्रेट जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है, बिल्कुल मिडिल में ही खड़ा है एरो पॉइंट और बिल्कुल इक्वल सब कुछ चल रहा है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड की 3-3 बार प्रैक्टिस करना, एक बार अपने रजिस्टर में ड्रॉ करना, ठीक है। क्या हेडिंग्स डल जाएंगी इनकी? फंक्शनिंग ऑफ 3.2 के नीचे देखिए फंक्शनिंग ऑफ Daniell cell when external voltage opposing the cell potential is applied, एक बार इक्वल टू, एक बार लेस देन, एक बार ग्रेटर, ठीक है। तो ये 3 डायग्राम आपको इसके बनाने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी बची हुई थी वो कंप्लीट हो गई है। अब काफी सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, कुछ ने 80-90 तक ही